हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर हम आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। 2026 से लेकर 2029 के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? यहां पर बात की जा रही है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष की। तो यह बनाई गई है भारत की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। पहले तो यह समझे कि यह संस्था क्या करती है। तो देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और बैडमिंटन के जितने भी प्लेयर है उनके मध्य में यह एक ब्रिज की तरह काम करती है संस्था। बैडमिंटन के प्लेयर्स की जो भी डिमांड है उनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन तक पहुंचाना और नियमों को लागू करवाने में मदद करना, यह बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का मुख्य कार्य होता है। तो इसकी चेयरपर्सन बनी है पीवी सिंधु। आपको पता है 2025 में ही पीवी सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए इस कमीशन का सदस्य चुना गया था और अब फाइनली 2025 के एंड में इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, पहले भी एक बार पीवी सिंधु इस कमीशन की सदस्य रह चुकी है 2017 से लेकर 2025 तक। कमीशन क्या करता है यह आपको पता चल गया। मेंबर्स होते हैं कमीशन में 6, पीवी सिंधु हो गई यहां पर अध्यक्ष। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। बैडमिंटन के जितने भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उन सभी को आयोजित करवाती है कौन? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में की गई थी। बैडमिंटन के लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना इस संस्था का काम है। हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुरम में है। 202 मेंबर एसोसिएशन इसके मेंबर के रूप में देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट कुनियिंग पटामा जो कि थाईलैंड से हैं, इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। हाल ही में बिस्वा बंधु सेन का निधन हो गया। ये किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो बिस्वा बंधु सेन, इनका हाल ही में निधन हुआ। करंटली ये त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। आंसर हो जाएगा आंसर बी। पद पर रहते हुए ही, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ही इनका निधन हुआ है 72 ईयर की एज में। बिस्वा बंधु सेन इंडियन पॉलिटिशियन त्रिपुरा से ही आते हैं। त्रिपुरा में अभी जो विधानसभा अस्तित्व में है उसके अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे थे। ठीक है, हालांकि पहले ये डिप्टी स्पीकर के रूप में भी काम कर चुके हैं त्रिपुरा की विधानसभा में। 2018 से 2023 तक डिप्टी स्पीकर थे और 2023 से अभी रिसेंटली ये विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे त्रिपुरा में। तो बिस्वा बंधु सेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2025 में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को दिए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये इस अवार्ड को हर साल अनाउंस करते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं फाइनली। तो 2025 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दिए गए हैं 20 बच्चों को। यहां पर एक एज लिमिटेशन है कि 5 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को ही अवार्ड दिया जाता है और मैक्सिमम 25 बच्चों को यह अवार्ड दिए जा सकते हैं। 2025 में 20 बच्चों को यह अवार्ड दिए गए। 6 अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, 20 बच्चों को दिए गए। इनमें से 2 बच्चे हैं जिन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, एक एक बच्चे का नाम तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर यह याद रखिएगा कि कितने बच्चों को दिए गए, तो 20 बच्चों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नेशनल लेवल का अवार्ड है, प्रेसिडेंट के द्वारा हर साल दिया जाता है। मैक्सिमम 25 अवार्ड दिए जाते हैं। 5 से 18 साल के बच्चों को अलग अलग 6 कैटेगरीज में, फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी, सोशल सर्विसेज, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में अगर किसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उसे यह अवार्ड दिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हर साल यह अवार्ड देती है। इस बार अच्छा, शुरुआत जो वर्तमान फॉर्म देखने को मिल रहा है ना इस अवार्ड का, यह शुरू किया गया था 2018 में, जो अभी हमको देखने को मिल रहा है। अब ब्रेवरी को सबसे आखिरी में जोड़ा गया था 2018 में। आगे आइए, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन बना? सोमालीलैंड, ये सोमालिया जो देश है ना उसका उत्तरी हिस्सा है
और इसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है इजराइल। है क्या मुद्दा, समझिए। देखिए यह है सोमालीलैंड। अगर हम इसके लोकेशन देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है सोमालिया, और इसका उत्तरी हिस्सा है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड वैसे है तो सोमालिया देश का पार्ट, लेकिन क्या है ना, सोमालीलैंड की खुद की गवर्नमेंट है, खुद की पुलिस है, खुद की करेंसी है, खुद का पासपोर्ट है। लेकिन इस कंट्री को कोई भी कंट्री के रूप में वर्ल्ड का कोई देश मान्यता नहीं देता है। इजराइल ने इनसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने के लिए सोमालीलैंड को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है, और कोई भी देश अभी तक इनको मान्यता नहीं दे रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या है, देखिए 1960 में जो सोमालिया है ना, दो हिस्सों में बटा था। उत्तरी हिस्से में नॉर्थ सोमालिया पर ब्रिटिशर्स का शासन था और साउथ सोमालिया पर इटली का शासन था 1960 से पहले। 1960 में ये दोनों हिस्से आजाद हो जाते हैं ब्रिटिश और इटालियन देशों से, जो कि गुलाम थे इन देशों के। तो ये आजाद हो जाते हैं और दोनों हिस्से एक साथ आते हैं और देश बना लेते हैं सोमालिया। लेकिन आगे चलकर उत्तरी सोमालिया के लोगों को लगता है कि हमको प्रॉपर राइट नहीं मिले, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर सिविल वॉर चलता है और 10 साल वॉर के बाद सोमालीलैंड के जो लोग हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। हालांकि कोई भी देश इनको स्वतंत्रता के रूप में मान्यता नहीं देता, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता। कौन दे रहा है, पहली बार ये स्टेटस दिया है ऑफिशियली इजराइल ने। समझ में आया। तो सोमालीलैंड की कैपिटल हारगेजिया है। वर्ल्ड का कोई देश तो मान्यता देता ही नहीं, केवल इजराइल ने दी है। और जो सोमालिया है ऑफिशियल कंट्री, अफ्रीका का देश है, मोगादिशु इसकी कैपिटल है, जिसे वर्ल्ड के अधिकतर देश मान्यता देते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी, जो कि बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर। भारत में जो परियोजना, ये सेकेंड स्टेज है इसका, 260 मेगावाट की ये परियोजना है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर मान्यता दी है। एनएचपीसी के द्वारा ये बनाया जाएगा और टोटल 3,277 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है चिनाब नदी पर बनने वाले दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना के लिए। तो ये टोटल कॉस्ट आएगी। इसका पहला फेज दुलहस्ती किश्तवाड़ स्टेज 1 प्रोजेक्ट था, जो कि 390 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का है और 2007 में ये कमीशन किया जा चुका है। तो ये भी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। इसका सेकेंड फेज अब शुरू किया जा रहा है, जो कि 260 मेगावाट का होगा और लागत कितनी आएगी, 3,277 करोड़ रुपए। इजी। आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी मटेरियल यहां पर बायलिंगुअल आपके लिए अवेलेबल है ई बुक फॉर्म में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये स्टडी मटेरियल आपको काफी हेल्प करने वाला है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी आपकी ई बुक में, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और जीके जीएस की। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कीजिए। ओके, आगे चलेंगे। 87th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें जो विमेन सिंगल का खिताब है ये जीता है सूर्या करिश्मा तमीरी ने। ये भारत की बैडमिंटन प्लेयर है। तो ये क्वेश्चन यहां से सभी आ सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, आयोजन कहां किया गया? तो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। यहां पर देखिए 2 अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक तो विमेन सिंगल और एक है मेन सिंगल। तो इन दोनों का आप याद रखिएगा। विमेन सिंगल का खिताब आंध्र प्रदेश की ही सूर्या करिश्मा तमीरी ने अपने नाम किया। इन्होंने फाइनल में तन्वी पात्री को हराया। तो यह हो गया विमेन सिंगल की विनर सूर्या करिश्मा तामिरी। और मेन सिंगल की विनर की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब ऋत्विक संजीवी एस ने अपने नाम किया है, या संजीव एस, ऋत्विक संजीव एस। फाइनल में इन्होंने भरत भार्गव को हराया। तो ये दोनों भरत राघव को हराया। तो ये दोनों भी बैडमिंटन के प्लेयर है, याद रखिएगा। तो विमेन सिंगल में विनर सूर्या करिश्मा तामिरी,
रनर अप तानवी पात्री, मेन सिंगल में विनर ऋत्विक संजीव एस, और रनर अप हो जाते हैं भारत राघव या भरत राघव। तो विनर और रनर अप दोनों को याद रखिएगा। और आयोजन कहां हुआ यह भी इंपॉर्टेंट है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका आयोजन किया गया। एक डोमेस्टिक बैडमिंटन इवेंट है, हर साल आयोजित किया जाता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में बैडमिंटन खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1934 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अध्यक्ष के पद पर है। आगे बढ़ेंगे। फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विनर कौन बना है? चेस टूर्नामेंट है फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, इसका खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अब यहां पर भी दो कैटेगरी, एक तो मेंस कैटेगरी में और एक विमेंस कैटेगरी में। तो मेंस कैटेगरी का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन, यह नॉर्वे के ही चेस प्लेयर हैं। इस बार यह इनका 6th वर्ल्ड रैपिड का खिताब है। और ऑल ओवर देखें तो फिडे का 19वां वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने जीता है। विमेंस कैटेगरी का खिताब रशिया की एक चेस प्लेयर है अलेक्जेंड्रा गोर्याचिकना, ये आती हैं रशिया से, तो इन्होंने विमेंस कैटेगरी में गोल्ड जीता है फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में। यहां पर देखिए इंडियन भी विनर रहे हैं। मेंस और विमेंस कैटेगरी का ब्रॉन्ज जो है ना वो इंडियंस ने जीता है। एक तो अर्जुन एरिगेसी ने मेंस कैटेगरी का ब्रॉन्ज जीता और कोनेरू हम्पी ने विमेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। तो यहां पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सुन लो, दोनों कैटेगरी के विनर हो जाते हैं। मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से है। सिल्वर जीता है व्लादिस्लाव आर्टिमेव, ये आते हैं रशिया से, सिल्वर जीता इन्होंने चेस प्लेयर। और अर्जुन एरिगेसी इंडिया से हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता। फिर विमेंस कैटेगरी का गोल्ड किसने जीता, विनर कौन रही? अलेक्जेंड्रा गोरीचिकना जो कि है रशिया की। सेकंड जू जिनर, ये चाइना की है, इन्होंने सिल्वर जीता। और इंडिया की कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोनों कैटेगरी में जो ब्रॉन्ज है वो इंडिया में आया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे है, इसका चैंपियनशिप का आयोजन करवाता है। फिडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। आर्कडी ड्रोकोविच जो कि रशिया से हैं, प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और डिप्टी प्रेसिडेंट इंडियन है विश्वनाथन आनंद। चर्चित बेजिमियानी वॉल्केनो किस देश में स्थित है? बेजिमियानी वॉल्केनो की बात करें, यह देखने को मिलेगा रशिया में। रशिया के ईस्ट में कमचटका पेनिसुला है, शायद मैप होगा हमारे पास, मैप ये यहां पर देखिए, यह है कमचटका पेनिसुला रशिया के पूर्व में। इस कमचटका पेनिसुला पर देखने को मिलता है बेजिमियानी वॉल्केनो, एक बहुत ही शक्तिशाली वॉल्केनो है। और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के बाद जो धुआं उठा ना वो वायुमंडल में 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। तो काफी भयानक विस्फोट था, क्योंकि ये जो ज्वालामुखी है ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के एरिया में आता है। वर्ल्ड के 80% से ज्यादा ज्वालामुखी वॉल्केनो रिंग ऑफ फायर में आते हैं प्रशांत महासागर में। तो उसी में से एक ये हिस्सा भी पड़ता है। कमचटका पेनिसुला रशिया का है। रशिया के पूर्व में किस ओशियन में है? तो ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है कमचटका पेनिसुला। और इसी पर देखने को मिलता है बेजिमियानी वॉल्केनो। दुनिया के सबसे सक्रिय वॉल्केनो में गिना जाता है इसे। कमचटका पेनिसुला पर देखने को मिलता है। और एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। इसका जो निर्माण है 4700 साल पहले हुआ था। इसके पहले खालिदा जिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश की पहली महिला पीएम रह चुकी है? खालिदा जिया ये बांग्लादेश की पहली महिला पीएम रह चुकी है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1991 में ये पहली बार बांग्लादेश की पीएम बनी थी खालिदा जिया। ठीक है, 3 बार बांग्लादेश के पीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। अभी 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरमैन थी। बांग्लादेश की 3 बार पीएम रही। पहली बार 1991 से 1996 जब इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी बांग्लादेश में। फिर 1996 में ही एक छोटा सा कार्यकाल इनका रहा था, फिर पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। और फिर तीसरी बार 5 साल के लिए 2001 से 2006 तक खालिदा जिया बांग्लादेश की पीएम बनी। बांग्लादेश की पीएम बनने वाली पहली महिला कौन? खालिदा जिया।
पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह बर्ड सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी यह देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश राज्य। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अब ये क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन में क्या होता है? किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी के आसपास में बफर जोन बनाया जाता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को लिमिटेड किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से इको सेंसिटिव जोन, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। तो अभी पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया इंडियन गवर्नमेंट ने। घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत की गई है। तो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहां पर है? तो यह देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। 11 स्क्वायर किलोमीटर में सेंचुरी फैली हुई है। 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में यह बर्ड सेंचुरी स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में समुद्री यात्रा की है। आईएनएस वागशीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो आईएनएस वागशीर कलवरी श्रेणी की 6ठी और आखिरी पनडुब्बी सबमरीन। हुआ क्या यह समझो। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी जो कि भारत की प्रेसिडेंट है, आईएनएस वागशीर की यात्रा की गई और इस तरीके से किसी सबमरीन की या पनडुब्बी की यात्रा करने वाली यह भारत की दूसरी प्रेसिडेंट बनी है। क्योंकि इनके पहले एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 तक, इन्होंने भारत में आईएनएस सिंधु रक्षक की सवारी की थी। यह भारत की पनडुब्बी थी, है ना। तो पहले प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम बन गए, अब दूसरी प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने आईएनएस वागशीर पर यात्रा की। इनके साथ जो नेवी चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी थे। यहां पर आईएनएस वागशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया है। भारत में स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण का एक प्रोजेक्ट था। 6 पनडुब्बी बनाई जानी थी कलवरी क्लास की। इनमें से सबसे आखिरी और छठी है आईएनएस वागशीर। ठीक है। 23 जनवरी 2024 को कमीशन किया गया था। स्पीड अगर सरफेस पर देखें तो 11 नॉट्स पर आर है, और अगर अंदर देखे पानी के अंदर तो 20 नॉट पर आर की स्पीड देखने को मिलती है आईएनएस वागशीर की। अदर जो 5 पनडुब्बी है उनमें कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वागीर, इनको शामिल किया जा चुका था। और फिर आई आईएनएस वागशीर जो कि हिंद महासागर में एक शिकारी मछली सैंड फिश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, वागशीर। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया। रेयर अर्थ ऑक्साइड या एलिमेंट रिजर्व के मामले में 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व के मामले में वर्ल्ड में इंडिया 3rd प्लेस पर है। यह भंडार की बात हो रही है, जबकि प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में इंडिया 7वें नंबर पर आता है। तो इंडिया ने 28 दिसंबर 2025 को जारी एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व की रिपोर्ट थी, इसमें 3rd स्थान प्राप्त किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट का रिजर्व है। ओके, ग्लोबल रिजर्व का 6 से 7% तक इंडिया में देखने को मिलता है। रेयर अर्थ एलिमेंट में 17 विशेष धातुओं को शामिल किया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर मिलती है ना पृथ्वी पर। तो ऐसे ये रेयर अर्थ एलिमेंट है। सबसे बड़ा रिजर्व है चाइना के पास 44 मिलियन टन का। सेकंड पर ब्राजील आता है ऑलमोस्ट 21 मिलियन टन, और 3rd पर है इंडिया 6.9 मिलियन टन के साथ। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी चाइना पहले पर है, 2,70,000 टन का उत्पादन करता है ये। सेकंड पर यूएसए 45,000 टन का उत्पादन करता है। इंडिया की रैंक आती है 7th, 2900 टन का हम उत्पादन करते हैं हर साल रेयर अर्थ एलिमेंट का। वर्ल्ड में 1% से भी कम का उत्पादन हम करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट का, जबकि होल्ड करते हैं वर्ल्ड का 6 से 7% रेयर अर्थ एलिमेंट को। तो रिजर्व के मामले में हम 3रे नंबर पर हैं, लेकिन उत्पादन के मामले में 7वें नंबर पर आते हैं। चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है?
मुकल्ला पोर्ट देखने को मिलता है यमन में। यह सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर एक एयर स्ट्राइक की थी। यहां पर एक शिपमेंट आया था जो कि यूएई के द्वारा भेजा गया था। यूएई के द्वारा यहां पर जो यमन में जो हूती विद्रोही है उनके सहयोग के लिए, उनको हथियार भेजने के लिए यह कंसाइनमेंट लाया गया था मुकल्ला पोर्ट पर। कुछ समय पहले इजराइल ने होदीदा पोर्ट पर आक्रमण किया था, यह भी यमन का है। और अब सऊदी अरब ने मुकल्ला पोर्ट पर आक्रमण किया, यह भी किसका है? यमन का। दोनों यमन के पोर्ट है, ठीक है। तो मुकल्ला पोर्ट की लोकेशन याद रखिएगा, यमन में आता है। देखिए, सऊदी अरब के द्वारा यूएई का समर्थन है एक अलगाववादी ग्रुप को जिसका नाम है सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इसे शॉर्ट में कहा जाता है एसटीसी। ये यूएई का सपोर्ट है इस ग्रुप को, और ये क्या करता है कि अलगाववाद फैलाने का काम करता है। तो सऊदी अरब भी काफी समय से इससे परेशान है। तो सऊदी अरब ने इसके लिए जो कंसाइनमेंट आ रहा था, शिपमेंट आ रहा था हथियारों का, उस पर अटैक कर दिया मुकल्ला पोर्ट पर। तो इसके कारण यूएई और सऊदी अरब के बीच में टेंशन्स बढ़ गए थे, युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो ये अभी सुर्खियों में है। मुकल्ला पोर्ट कहां पर है? तो ये यमन का पोर्ट है। अटैक किसने किया है? सऊदी अरब ने। यमन की कैपिटल है सना, ठीक है, लेकिन अंतरिम कैपिटल के रूप में अभी यूज किया जा रहा है अदन को। यहां की मुद्रा है यमानी रियाल या यमनी रियाल। मुकल्ला पोर्ट जो कि हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी में, और ये पोर्ट किसका है? तो ये यमन का पोर्ट है। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने का अनाउंसमेंट किया है इजराइल ने। इजराइल का यह हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि पहली बार, जब से शुरू किया गया है 80 वर्षों के इतिहास में, पहली बार किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जाएगा। और यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि पीस कैटेगरी में भी इसे पहली बार शुरू किया गया है। इसके पहले इजराइल का ये जो अवार्ड है साइंस, कल्चर और सोसाइटी में जिसने योगदान दिया है, ऐसे किसी इजरायली व्यक्ति को दिया जाता था हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के रूप में। पर अब इजराइल ने पीस कैटेगरी को भी शुरू किया और पहला पीस प्राइज दिया किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप इस प्राइज को पाने वाले पहले गैर इजरायली बनेंगे। 2026 में यह अवार्ड दिया जाएगा इजराइल के द्वारा। किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में, ताकि जो इंडस्ट्रियल भांग की खेती है उसको बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, भांग अगर हम देखें ना तो ये जंगली खरपतवार के जैसी होती है। एक तो जानवर भी नहीं खाते हैं और इसको कम पानी की जरूरत होती है बढ़ने में। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इससे हम इकोनॉमिकली डेवलप करें, क्यों ना हम इससे पैसा कमाएं। तो इन्होंने क्या किया कि किसानों को प्रेरित किया जा सके भांग की खेती के लिए, इसलिए ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव की शुरुआत की है, ताकि भांग की खेती करके राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इनकम जनरेटिंग क्रॉप बनाया जा सके भांग को। अब भांग किस में यूज आएगी? तो काफी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज आती है, टेक्सटाइल, पेपर, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल, बहुत जगह भांग का यूज किया जा सकता है। तो यह है ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ताकि भांग की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी इंडियन प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट मिलाकर 10,000 रन पूरे किए। अच्छा, पहले यह रिकॉर्ड कौन सी इंडियन वीमेन बना चुकी है? तो यह रिकॉर्ड पहले मिताली राज के नाम रहा है। ओके, वैसे वर्ल्ड में स्मृति मंधाना अगर हम देखें तो चौथी प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए पूरे वर्ल्ड में। ओके, वैसे दूसरी इंडियन पर चौथी महिला पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने इंटरनेशनल मैचों में 10,000 रन पूरे किए। देखिए, मिताली राज इंडिया से 10,000 रन बना चुकी है। एक है सूजी बैट्स, न्यूजीलैंड की प्लेयर है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। एक चार्लोटे एडवर्ड्स जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है, इन्होंने भी 10,000 रन पूरे किए। अब चौथी फीमेल क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना।
ठीक है ना। स्मृति मंधाना, मेग लेनिन जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इनके साथ महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाली भी खिलाड़ी है। तो इंटरनेशनल सेंचुरी सबसे ज्यादा मेग लेनिन की है 17, और इनकी बराबरी की है स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना ने वनडे में सबसे तेज शतक भी बनाया था 2025 में। 50 बॉलों पर इन्होंने शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और विराट कोहली का जो 52 गेंदों पर शतक का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया था। तो सबसे फास्ट सेंचुरी बनाने वाली इंडियन प्लेयर भी कौन बनी? स्मृति मंधाना। 2025 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? 2025 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है इंडिया, और इंडिया ने पीछे छोड़ा है जापान को। समझ में आया? एक आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आईएमएफ जारी करता, ध्यान रखना। इसने नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्ल्ड की इकोनॉमी को रैंक किया है, और इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत की इकोनॉमी 4.18 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। हमसे आगे पहले नंबर पर है यूएसए, सेकंड पर है चाइना, और थर्ड पर है जर्मनी। अनुमान है कि 2030 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? देखिए, दो जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है? एक बेस ईयर से जीडीपी को काउंट किया जाता है, जो कि अभी तक इंडिया में 2011-12 था। नॉमिनल जीडीपी में रनिंग ईयर जो होता है ना, उसके आधार पर ही जीडीपी को काउंट किया जाता है, जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह सबको देखा जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है इंडिया। पहले पर यूएसए 28 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी इकोनॉमी है, चाइना 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन, और इंडिया 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। 2022 में हमने यूके को पीछे छोड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया था। अब हमने जापान को पीछे छोड़ा है और 4था स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में मामाडी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? मामाडी डोम्बोया ये गिनी देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। गिनी एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। यहां पर 2021 से सैन्य शासन है। 2021 में मामाडी डोम्बोया ये वहां के सेना प्रमुख हैं। इन्होंने ही तख्ता पलट किया था गिनी में, वहां की जो रनिंग सरकार थी उसका। उस वक्त 2021 में अल्फा कोंडे की गवर्नमेंट थी, इनका तख्ता पलट किया मामाडी डोम्बोया ने, और फिर सैन्य शासन चलता रहा। अब 2025 के एंड में दिसंबर में जब इलेक्शन हुए तो मामाडी डोम्बोया ही इलेक्शन में जीत के आए। इन्हें 86% वोट मिले, और यहां पर एक बार फिर से गिनी में प्रेसिडेंट बने हैं कौन? डोम्बोया, मामाडी डोम्बोया वहां के सेना प्रमुख हैं। और क्योंकि अब इलेक्शन से ये जीत कर आए हैं, तो ये सिविलियन रूल की शुरुआत मानी जा रही है गिनी में। तो मामाडी डोम्बोया किस देश के नए प्रेसिडेंट बने? तो ये गिनी देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश है गिनी, जिसकी कैपिटल है कोनाक्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बाह औरी है, और प्रेसिडेंट बन गए मामाडी डोम्बोया। आपको पता है गिनी दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट बॉक्साइट रिजर्व वाला देश है। सबसे बड़ा बॉक्साइट रिजर्व किसके पास है वर्ल्ड में? गिनी के पास। रूस ने किस देश में परमाणु क्षमता से लैस ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? तो अभी क्या हुआ था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक किया है रशिया के प्रेसिडेंट जो आवास है उस पर, जहां पर व्लादिमीर पुतिन रहते हैं। तो उसके बाद व्लादिमीर पुतिन या रशिया ने क्या किया है कि अपनी न्यूक्लियर कैपेबल ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया है, और इसे तैनात किया है बेलारूस में, जो कि यूरोपीय देश है। बेलारूस के साथ रशिया के बहुत अच्छे संबंध है। तो रशिया ने अपनी न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेस्निक को बेलारूस के क्रिचेव एयरबेस पर तैनात किया। वैसे 2024 में इस मिसाइल सिस्टम का यूज यूक्रेन के खिलाफ किया जा चुका है, लेकिन यहां पर यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसीलिए यूरोप और नाटो देशों की चिंताएं बढ़ गई है कि भैया यहां से कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दिया जाए। तो अभी न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेस्निक सुर्खियों में है। रशिया का न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है, जो कि बेलारूस में इन्होंने
तैनात किया है। 12,000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 5500 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है और आवाज की गति से 10 गुना तेजी से ये चल सकता है, मतलब 10 मैक इसकी स्पीड देखने को मिलती है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्योंकि डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1 जनवरी को। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई। भारत में एक इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा संगठन है जो कि इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो इक्विपमेंट होते हैं, हथियार होते हैं या मिसाइल जैसी चीजें, उनके निर्माण का ये कार्य करती है। डीआरडीओ की पूरे इंडिया में 52 लेबोरेटरीज देखने को मिलती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है। डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर हैं 2022 से। तो डीआरडीओ की स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस था। स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यह किस राज्य में स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य में देखने को मिलता है। बिहार गवर्नमेंट ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने का जो प्रस्ताव था उसे हाल ही में मंजूरी दे दी। आपको पता है बिहार में अभी केवल एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व। अभी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। अब इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा जाएगा। अगर ये मुहर लगा देती है तो फिर इसे टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। पर अभी तक बिहार में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिलता है बिहार में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां पर? बिहार में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1979 में की गई। 1505 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई। हालांकि स्थापना कब की गई? 2005 में। भारत में टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन, क्या होते हैं यूरोजोन? वो यूरोपीय देश जो कि यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज करते हैं और मान्यता देते हैं, वो यूरोजोन के मेंबर होते हैं। तो यूरोजोन की ये जो अवधारणा है ना 1999 में आई थी कि जो भी यूरोपीय देश या यूरोपियन यूनियन की कंट्री जो कि यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज करेगी वो क्या कहलाएगी? यूरोजोन की मेंबर। तो 1999 में यह अवधारणा निकल के आई। अभी 21वां सदस्य बना है यूरोजोन का यूरोपीय देश बुल्गारिया। बुल्गारिया ने अपने यहां पर यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज करने की शुरुआत की है 1 जनवरी से। तो यूरोजोन की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1999 में। 21 मेंबर है, जबकि यूरोपीय यूनियन में 27 मेंबर। यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं यूरोप के, ठीक है ना। 1993 में बना था यूरोपीय यूनियन, और यूरोपीय यूनियन में जो यूरो को यूज करते हैं वो यूरोजोन कहलाता है। यूरोजोन में 21 मेंबर है, कंफ्यूज मत होना। किस देश ने अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है उसमें पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को लीगल राइट देने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है पेरू। दक्षिण अफ्रीकी देश है पेरू। यहां पर एक मधुमक्खी पाई जाती है बिना डंक की। या वहां की अमेजन की बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पेरू ने क्या किया कि इन मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए हैं। मतलब जैसे हमारे राइट होते हैं, अब ये मधुमक्खियों के भी जन्मजात राइट होंगे। इनको जीने की स्वतंत्रता है, कोई इनको मार नहीं सकता, इनका शिकार नहीं कर सकता, इनका जो रेसिडेंसी है, जो आवास है, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कानूनी अधिकार दिए हैं पेरू ने। तो डंक रहित ये जो मधुमक्खी है ना, मेलिपोनिनी के नाम से पुकारी जाती है दक्षिण अमेरिका में अमेजन रेन फॉरेस्ट में।
अर्थ जब से बना है, मतलब अर्थ की सबसे पुरानी स्पीशीज मानी जाती है। जब से पृथ्वी बनी है तब से सबसे पुराने स्पीशीज अर्थ की। वहां पर जो ट्री और प्लांट है उनके परागण को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब इनकी जो अमेजन वर्षावन की बायोडायवर्सिटी है कहीं ना कहीं इन मधुमक्खियों पर टिकी हुई है। तो 500 प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में इन मधुमक्खियों की पाई जाती है, जिनमें से 170 केवल पेरू में जो अमेजन का रेन फॉरेस्ट है वहां पर पाई जाती है। इसीलिए पेरू ने इनको कानूनी अधिकार दिए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है सजोर्ड मौरिजाने को। अगर हम सजोर्ड मौरिजाने की या मारिजाने की बात करते हैं तो ये पहले भी भारत की जो विमेन हॉकी टीम है उसके हेड कोच रह चुके हैं। 2017 में ये हेड कोच बने थे। 4 साल का इनका कार्यकाल था। 2021 तक ये हेड कोच थे। जो हमारी विमेन्स हॉकी टीम है ना, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इन्हीं के अंडर में 4th प्लेस प्राप्त किया था हॉकी में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जीते नहीं हम मेडल, लेकिन 4th प्लेस तक हम पहुंचे थे। तो सजोर्ड मौरिजाने इसके पीछे थे, मुख्य कोच थे। 2021 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब फाइनली एक बार फिर से इनको मुख्य कोच बनाया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम का। इनके पहले अभी तक हॉकी टीम के कोच थे हरेंद्र सिंह, 2024 में बने थे, लेकिन लास्ट मंथ दिसंबर 2025 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब सजोर्ड मौरिजाने को एक बार फिर से हेड कोच बनाया गया है। वैसे ये नीदरलैंड से आते हैं, नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ है, नीदरलैंड हॉकी टीम के भी कोच रहे हैं। तो इनके कार्यकाल में बेस्ट प्रदर्शन रहा है हमारी विमेन्स हॉकी टीम का। इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन सलीमा टेटे, जो कि झारखंड से आती है। इंडियन विमेन हॉकी टीम वर्ल्ड में 5th रैंक पर आती है। ओलंपिक में बेस्ट 4th रैंक का है हमारा 1980 और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। और हमारी महिला हॉकी टीम एशिया कप चैंपियन रह चुकी है 2 बार, 2004 और 2017 में। लास्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाया जाने वाला त्योहार है। तमिलनाडु में यह सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल त्योहार के समय में। एक प्राचीन परंपरा है तमिलनाडु की 2000 साल पुरानी, जहां पर तमिल संस्कृति को यह दर्शाती है। तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल गेम है जिसमें बेलों को भीड़ में छोड़ा जाता है और बेलों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक जल्लीकट्टू नाम का फेस्टिवल है। काफी कंट्रोवर्सी में भी रहता है ये, क्योंकि जब बेलों को भीड़ में छोड़ा जाता है तो वो अनियंत्रित होते हैं और काफी लोग घायल भी हो जाते हैं। तो ये काफी सुर्खियों में रहता है। पोंगल त्योहार का जो मट्टू पोंगल का दिन होता है, दूसरा या तीसरा दिन होता है ये, उस दिन पोंगल पर जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। 2 वर्ड है यहां पर, जल्ली और कट्टू, तमिल वर्ड। जल्ली का मतलब होता है सिक्के और कट्टू का मतलब होता है बंधा हुआ। प्राचीन काल में जब ये शुरू हुआ था तो वो जो बेल का कुबड़ होता है ना, उसमें सिक्के बांध दिए जाते थे और उनको प्राप्त करने की ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल गेम था। तो वहीं से नाम मिला है जल्लीकट्टू। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये पशु क्रूरता इसमें मानी जा रही थी, लेकिन फिर तमिलनाडु एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट लेकर आती है 2017 में और इसे ऑफिशियली मान्यता दे दी जाती है। फिर आगे चलकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट भी जल्लीकट्टू को मान्यता दे देता है। तो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक ट्रेडिशनल गेम है जल्लीकट्टू, जो कि पोंगल के त्योहार पर मनाया जाता है। इजी। तो यहां पर 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।